चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत सतेरा खाल मंडल के दुर्गाधार में बीजेपी के सदस्यता अभियान और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की रणनीति और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराने का आह्वान किया है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज बीजेपी के देश भर में 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और वो बाबा केदार और अनन्य भक्त भी बाबा केदार के वो हैं। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा जताते हुए कहा कि निश्चित ही आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी भारी मतों से विजयी होगी। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को समूह की ओर से तैयार किया गया बैग भी भेंट किया। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट और विकास मोदी जी ने 2013 के बाद इस क्षेत्र का कायाकल्प किया और अभी हाल की आपदा में उसका मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां पर पहुंचे और 9 करोड़ का एक पैकेज आपदा प्रभावित उनको दिया, जिसमें 5,600 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उसका संदेश पूरे क्षेत्र में है। देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार किस जिम्मेदारी से, किस संवेदनशीलता से काम कर रही है, ये प्रश्न का विषय है। और इस कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, पूरी ईमानदारी से काम। व्यापारिक संगठन, कई मजदूर संगठन, कई संगठनों से हमारी बातचीत हुई है और उस बातचीत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है रुद्रपुर से, जहां पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां पर रुद्रपुर में कांग्रेस ने बढ़ते महिला अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया गया। सरकार पर जमकर इस दौरान निशाना भी साधा गया। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ाई है। यशपाल आर्य ने कहा, प्रदेश में बढ़ रही हत्या, लूट और महिला अपराधों की संख्या, लगातार बढ़ रहा है बेरोजगारी का ग्राफ। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ कर रही है उपेक्षा, ये कहना है यशपाल आर्य का। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। यशपाल आर्य आपके सेवक हैं, मैं किसी रेस में नहीं हूं। 2027 में बनेगी कांग्रेस की सरकार, यशपाल आर्य का ये कहना है, यानी नेता प्रतिपक्ष का। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कई मुद्दों को उठाया गया है। महिला अपराध और कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर यहां पर धरना देती हुई कांग्रेस नजर आई है। इनका नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हम जोरों से। ये हमारा नारा है और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे नेताओं के साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई, बर्दाश्त नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यहां के अधिकारियों से, नैनीताल के उधमसिंह नगर के अधिकारियों से, प्रदेश के अधिकारियों से, एक एक का नाम उस सूची में दर्ज है, होगा, हो रहा है, होगा। कमिश्नर का नाम चयन करना चाहता हूं। जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस सब ने सामूहिक रूप से आप लोगों ने एक अलग जगाने का काम किया है। एक हुंकार भरी है, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, अल्फाज नहीं है मेरे पास, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं।
अल्फाज नहीं है मेरे पास किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं, लेकिन कहना चाहता हूं इस पलारी आपका सेवक है, किसी रेस में नहीं, किसी दौड़ में नहीं है। संकल्प है इस पलारी का हम सबका 2027। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है, चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी भी 20 रुपए प्रति पर किसानों को एमएसपी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग प्रवास के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग के दुर्गाधार में पहुंचकर खेतों का दौरा किया। इस दौरान मिलेट्स फसलों मंडवा, सोयाबीन, तौर, गहत, चौलाई का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना और फसल की स्थिति पर चर्चा भी की। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के समक्ष फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ और जंगली जानवरों से फसलों को सुरक्षित करने का अनुरोध किया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मिलेट्स को बढ़ावा देने और मिलेट्स की खेती की ओर जो है किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। जहां आज अन्य फसलों में 50% सब्सिडी दी जा रही है, तो वही मिलेट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिलेट्स फसलों पर 80% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था, वहीं प्रदेश मुख्यमंत्री धामी जी ने मिलेट मिशन में 73 करोड़ 80 लाख की व्यवस्था की है। और हम इसके बीज पर जहां 50% सब्सिडी अन्य को मिलती है, इसमें हम 80% सब्सिडी किसान को देते हैं। और आज जो वैरायटी यहां पर लगाई है BL 380, पहले मरुआ 6 महीने में तैयार होता था, आज 5 साढ़े 5 महीने में तैयार होता है। और उसके साथ अन्य मिक्स फसलें यहाँ के किसान लगा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज मंडवे का MSP सबसे ज्यादा 42 रुपये 90 पैसे है और समूह किसानों को उसका फसल का दाम मिले। हमारी समूह की बहनें हैं जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है, वो किसान से उसके घर में आकर खेत में आकर मंडवा खरीद रही हैं, MSP पर खरीद रही है उसके लिए हम उन्हें 3 रुपए किलो इंसेंटिव दे रहे हैं। उसके 2 फायदे हो रहे हैं, जहां किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल रहा है, वहीं
जो मोदी सरकार का संकल्प है कि देश में हम 3 करोड़ लखपति दीदी। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ हल्ला बोला गया है। तो सहायक अभियंता शशांक सक्सेना ने हल्ला ये बोला है। एमडीडीए वीसी बंसीधर के निर्देश पर सहायक अभियंता शशांक का अवैध निर्माण के खिलाफ हल्ला बोल। शशांक की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं के पसीने छूट गए। आवासीय मंत्री और वीसी बंसीधर तिवारी ने अवैध निर्माण पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध निर्माण पर न करे कोई सिफारिश, आवासीय मंत्री ने कहा है। सहायक अभियंता शशांक के नेतृत्व में चंद्रभागा पुल के पास सुनील ग्रोवर और शंभू पासवान का अवैध निर्माण सील हुआ है। एमडीडीए के आदेश पर, आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, एसडीएम के आदेश पर अवर अभियंता प्रिंस कुमार, संजय जगूड़ी और सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को सील किया है। वहीं अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शशांक सक्सेना का कहना है। एमडीडीए के मानकों के अनुसार निर्माण कार्य करें, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया गया तो होगी सीलिंग की कार्रवाई। सभी निर्माणकर्ता एमडीडीए से कराएं स्वीकृत मानचित्र और कंपाउंड। एमडीडीए का राजस्व बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है, शशांक सक्सेना का ये कहना है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ ये हल्ला बोल है और एमडीडीए के जो वीसी है बंसीधर तिवारी, उनके निर्देश पर सहायक अभियंता शशांक सक्सेना ने ये हल्ला बोल किया है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पिथौरागढ़ में पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर अपनी निगरानी तेज कर दी है। इस निगरानी में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, इसके लिए एसपी रेखा यादव ने जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाई है, जिसके चलते एसपी देर रात पिथौरागढ़ के अलग अलग क्षेत्र में अचानक भ्रमण करने के लिए निकली और चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की चेकिंग शैली को देखा। मौके पर उनको ब्रीफ करते हुए बेहतर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। लापरवाही नहीं बरतने के लिए भी उन्होंने कहा। एसपी रेखा यादव ने बताया कि चेकिंग के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिनके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज और देर रात तक घूमने का उद्देश्य नहीं था। उन्हें हिरासत में लेकर गहन पूछताछ भी की जा रही है और इस चेकिंग का मकसद लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करना है। उन्होंने लोगों से चेकिंग में सहयोग की अपील की है। और वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में रुड़की के शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर उनका रुड़की में भव्य स्वागत किया गया और रुड़की विधायक ने उन्हें सम्मानित भी किया। रुड़की के लोगों ने जगह जगह रैली निकालकर शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल की जीत का जश्न मनाया। और अब खबर पिरान कलियर से है, जहां उर्स मेले को लेकर देहात एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर आयोजन किया। इस दौरान बैठक में अधिकारियों और कर्मियों को ब्रीफ किया गया। उर्स में जायरीनों के साथ जो है शालीनता पूर्वक व्यवहार करने और किसी भी प्रकार की अभद्रता न करने की सलाह दी गई। वहीं बता दें कि आपको देहात एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि उर्स मेले को 4 जोन और 15 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से तालमेल बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसमें कुल शरीफ और गुसल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व बड़ी संख्या में यहाँ जायरीनों का आगमन हो चुका होगा। उसके मद्देनजर पर्याप्त ड्यूटियां तैनात की गई हैं। 4 जोन और 15 सेक्टर में पूरे मेले को बांटा गया है, जिसमें 1 जोन पूरी तरह से यातायात के लिए रखा गया है। अभी पार्किंग व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है, लेकिन इस संबंध में वार्ता हुई है और जल्द ही पार्किंग। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। विकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। इनमें 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वनग्राम पूछड़ी और कालू सैयद गांव में वन विभाग की ओर से ग्रामीणों की बेदखली पर रोक लगाने के बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा, जिसे लेकर के आज विधायक कार्यालय का घेराव कर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि विधायक मौके पर मौजूद नहीं दिखे, लेकिन विधायक दीवान सिंह बिष्ट की ओर से विधायक प्रतिनिधि जगमोहन बिष्ट ने गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों को विधायक के आगे रखा जाएगा। वही न्यायाधीश का उनको अधिकार दे दिया है और वही नोटिस दे रहा है और वही लोगों के घर उजाड़ने की ऑर्डर भी सुना रहा है। तो जो भारत का अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 50 है, वो कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होगी। तो एक तो मांग हमारी विधायक जी से और सरकार से है कि जो संविधान की मूल भावना है उसके तहत न्यायालय के अंदर वन विभाग से संबंधित। और नशा तस्करी के आरोप में जेल गए पति के बाद पत्नी भी नशा तस्करी में लग गई, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नशा तस्कर की पत्नी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि देहात एसपी लोकजीत सिंह ने बताया कि शहर में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस ने भरसक प्रयास शुरू कर दिए हैं और आपको बता दें कि इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि नशा तस्कर दीवान सिंह की पत्नी रानी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नशा तस्कर बन गई हैं और वो डोईवाला की ओर से स्मैक लेकर ऋषिकेश पहुंचने वाली है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर विनेश कुमार को रानी का पीछा कर उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। गिरफ्तारी के दौरान रानी के कब्जे से पुलिस ने 10.35 ग्राम स्मैक बरामद की है। वहीं पूछताछ में रानी ने बताया कि उसका पति दीवान सिंह 3 बार नशा तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल वो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती है और घर चलाने के लिए आर्थिक स्थिति उनकी खराब चल रही है, इसलिए उसने भी नशा तस्करी करने का प्लान बनाया, लेकिन वो पकड़ी गई। और उधर बस अड्डा परिसर में बस मालिक भरत सिंह भंडारी की हुई संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के भाई विक्रम सिंह भंडारी की तहरीर मिलने पर मामले में मुकदमा दर्ज कर गैर इरादतन हत्या के आरोप में धाम सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि घटना के बाद वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार और सब इंस्पेक्टर नवीन डंगवाल ने मृतक के साथ जो साथी हैं उनसे पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि मृतक और धाम सिंह रावत ने बस अड्डा परिसर में खड़ी बस की छत पर बैठकर शराब पी। इस दौरान किसी बात को लेकर धाम सिंह रावत और भरत सिंह भंडारी के बीच में बहस हुई। अचानक धाम सिंह का हाथ भरत सिंह भंडारी को लगा और वो डिसबैलेंस
बैलेंस होकर बस की छत में से नीचे गिर गया। कोतवाल ने बताया कि अभी तक की पूछताछ और जांच में ये पता चला है कि धाम सिंह रावत का भरत सिंह भंडारी को मारने का कोई भी इरादा नहीं था। इसलिए पुलिस ने धाम सिंह रावत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है।